शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, जहां एक तरफ इस रेडियो पर हम समाज से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी हम इस रेडियो के जरिए कई कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मनोविज्ञान विभाग से विनीता पंत। इनकी जानकारी का आज का विषय है मानसिक आयु का प्रत्यय। तो विनीता पंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी, और मैं विनीता पंत मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर, जो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी बुद्धि व मानसिक आयु का प्रत्यय एवं बुद्धि का मापन। पिछली कक्षा में हमने बुद्धि के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि आखिर मानसिक आयु एवं तैथिक आयु क्या होती है, बुद्धि का मापन किस प्रकार किया जाता है और इसका विकास कैसे हुआ। तो सामान्यतः जब हम आयु की बात करते हैं तो हम जन्म से वर्तमान समय तक के समय की गणना करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने 2 वर्ष पहले जन्म लिया है तो हम कहते हैं कि उसकी आयु 2 वर्ष है। यदि किसी बच्चे का जन्म 3 वर्ष 5 माह पूर्व हुआ था तो उस बच्चे की आज तक की आयु को हम 3 वर्ष एवं 5 माह मानेंगे। इस प्रकार से जो गणना की गई आयु होती है उसको हम वास्तविक आयु तथा या तैथिक आयु कहते हैं। परंतु आखिर ये मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? तो मानसिक आयु का जो प्रयोग है वो बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो सर्वप्रथम बिने तथा साइमन ने दिया था। 1905 में जब उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप करने का प्रयास किया तब उन्होंने मानसिक आयु के प्रत्यय का भी विकास किया। इसका निर्धारण अन्य हम उम्र या अधिक उम्र या उससे कम उम्र के बच्चों का जो निष्पादन होता है उनके साथ तुलना करके किया जाता है। यह जो मानसिक आयु होती है यह तैथिक आयु या वास्तविक आयु के बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। मतलब कि अगर किसी बच्चे की जो वास्तविक आयु है, तैथिक आयु है, वो 2 वर्ष है, 5 वर्ष है या मान लीजिए 7 वर्ष है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष भी हो सकती है, 8 वर्ष भी हो सकती है या 7 वर्ष की 7 वर्ष भी हो सकती है। मीन्स वास्तविक आयु के बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। तो बिने और साइमन ने जो अपना टेस्ट डेवलप किया था उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यदि मानसिक आयु अपनी उम्र से अधिक होती है तो उस बच्चे का जो IQ लेवल होगा, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक होगा, वो अच्छा माना जाएगा, तथा अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वह कम मानी जाएगी। अगर मानसिक आयु और तैथिक आयु बराबर होती हैं तो जो बुद्धि लब्धि है वह सामान्य स्तर की मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये इंटेलिजेंस कोशेंट यानी बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ कहते हैं, वो क्या है। जब सर्वप्रथम बिने तथा साइमन ने 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था तब उन्होंने केवल मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि के आधार पर, मानसिक आयु के आधार पर जो उन्होंने बोला था कि बुद्धि ज्यादा होगी या कम होगी, उसके आधार पर उन्होंने बच्चों का वर्गीकरण कर दिया था। उसके बाद इसका जो संशोधन था वो टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था और उसके बाद IQ का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। यानी कि फिर देखा गया कि केवल मानसिक आयु के आधार पर ही हम अगर बच्चों का वर्गीकरण कर देंगे तो वो सही नहीं होगा। फिर 1912 में विलियम स्टर्न को श्रेय जाता है कि IQ का कॉन्सेप्ट जो एक हम बोलते हैं कि किसने दिया, तो वो विलियम स्टर्न को उसका श्रेय जाता है। उन्होंने IQ की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोला जाता है MA/CA × 100। MA यानी कि मेंटल एज या मानसिक आयु, CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज या तैथिक आयु
या उसको वास्तविक आयु भी कहते हैं, और इसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 को यहाँ पे एक मल्टीप्लायर के रूप में इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि डेसिमल पॉइंट को अवॉइड किया जा सके। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे आईक्यू की गणना की जाती है। जैसे मान लिया कि एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज या उसकी तैथिक या वास्तविक आयु 6 वर्ष है, और वह 7 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए बना हुआ एक प्रश्न पत्र है, उसको सॉल्व कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु को हम 7 वर्ष मानेंगे। इस प्रकार अगर हम उसकी आईक्यू की गणना करेंगे तो हम बोलेंगे कि आईक्यू इक्वल्स टू 7/6 इंटू 100, यानी कि MA 7 जो था उसका अपॉन CA जो कि 6 था और मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका जो आईक्यू लेवल निकल के आएगा वो 116 निकल के आ जाएगा। वहीं इसके विपरीत अगर हम देखें कि एक बच्चा है वो 7 वर्ष का है और वह 7 वर्ष के बच्चे के लिए बने जो प्रश्न पत्र है उसको नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो वो उसकी मानसिक आयु नहीं होगी। तो उसको 6 वर्ष के बच्चे का अगर प्रश्न पत्र हम दे रहे हैं, वो उसको सॉल्व कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष मानी जाएगी। तो उसका आईक्यू लेवल कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा 6/7 इंटू 100, क्योंकि उसकी मानसिक आयु 6 आई है और एक्चुअल आयु उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 7 है। तो 6/7 इंटू 100 हम करेंगे तो कहीं अराउंड 85 के अराउंड उसका आईक्यू लेवल निकल कर आएगा। तो इतना फर्क यहाँ पे आ गया। पहले बच्चे जिसकी 1 वर्ष अधिक मानसिक आयु थी उसका 116 आईक्यू लेवल था, जबकि दूसरे बच्चे का आईक्यू लेवल 85 या 85 था। अब आईक्यू को क्लासिफाई करके एक वर्गीकरण हमारे पास दिया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जिसको कुछ इस तरह देखा जाता है। इसमें अगर 90 से 109 तक का अगर आईक्यू लेवल आता है तो उसको हम सामान्य मानते हैं या एवरेज मानते हैं। 110 से 119 आता है तो उसको हाई एवरेज मानते हैं। 120 से 130 के मध्य अगर आता है तो उसको सुपीरियर आईक्यू लेवल का बच्चा मानते हैं। अगर अबव 130 आता है तो उसको वेरी सुपीरियर या गिफ्टेड व्यक्ति में रखा जाता है। वहीं 109 से अगर हम नीचे को चलें तो 80 से 89 के बीच में अगर आईक्यू लेवल आता है तो उसको लो एवरेज माना जाता है। 70 to 79 के बीच अगर आईक्यू लेवल आता है तो उसको बॉर्डर लाइन आईक्यू माना जाता है। और बिलो 70 का जो आईक्यू होता है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को दर्शाता है। यानी बॉर्डर लाइन 70 to 79 के बीच में आपके अंदर बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को माना जा सकता है, और उसके नीचे होने पर आपके अंदर कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, यह माना जा सकता है। तो इस तरह से जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था उसको बनाया गया और ये देखा गया कि अगर हम पूरी जनसंख्या के आईक्यू को अगर एक कर्व में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाने के प्रयास करें तो जो ग्राफ बनकर आएगा वो कहीं ना कहीं एक बेल शेप का कर्व बनकर आएगा, जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो पूरी जनसंख्या के लिए आईक्यू स्कोर जो होते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनका कर्व जो है वो बेल शेप का बन के आता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो 50% जनसंख्या है वो मध्य में ही आती है। यानी 50% जनसंख्या का आईक्यू लेवल एवरेज लेवल का आएगा। बहुत कम ऐसी जनसंख्या होगी जो बहुत हाई आईक्यू लेवल की होगी और बहुत कम ऐसी जनसंख्या होगी जो बहुत कम आईक्यू लेवल की होगी। तो जो मीन आईक्यू स्कोर इस कर्व का माना जाता है वो 100 माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 100 आईक्यू जो है वो एक एवरेज स्तर का आईक्यू है। अब हम बात करते हैं कि आईक्यू का जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार होता है, उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आईक्यू का जो टेस्ट डेवलप हुआ था वो सर्वप्रथम बिने साइमन ने 1905 में किया था। अब आईक्यू जो टेस्टिंग की शुरुआत भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पे ऑफिसर्स को क्लासिफाई करने के लिए या उनकी भर्ती करने के लिए कुछ टेस्ट को डेवलप करने की बात की गई थी, और उस समय पे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट को डेवलप किया गया था, जिसमें रॉबर्ट यर्क, स्टरमन, वैशलर आदि की एक कमेटी बनाई गई थी और इन मनोवैज्ञानिकों ने आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा ग्रुप टेस्ट जो है वो बनाए थे। और आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो एक जो एजुकेटेड जनसंख्या थी उसके लिए बना था, और जो एजुकेटेड नहीं थे उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट बनाया गया था। और यहीं से जो आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स को उनकी भर्ती करने का प्रयास किया गया था। लेकिन बिने साइमन ने जो एक सर्वप्रथम आईक्यू टेस्ट बनाया है उसको हम मानते हैं कि 1905 से बनाया गया। अब क्योंकि आईक्यू लेवल को अगर हम मापते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। अगर हम बच्चों को क्लासिफाई करने की बात करें कि स्पेशल चिल्ड्रन है उसको हम किस आधार पे क्लासिफाई कर रहे हैं, और अच्छे जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं उनको अच्छी चीजें पढ़ाना है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, तो उनको ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि वो
अधिक अच्छा कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके और अच्छे अचीवमेंट वो हासिल कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन बचपन से ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए जो टेस्टिंग्स बनाई जाती हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं वो एक व्यक्ति पर एक समय में किए जाते हैं। जैसे भाटिया बैटरी जो होती है वो बैटरी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। उसके अलावा जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों पर किए जाते हैं। जो दूसरे तरह के परीक्षण होते हैं वो आईक्यू टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल तथा परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिसमें शब्दों के आधार पर कुछ टेस्ट दिए जाते हैं। नॉन वर्बल ऐसे होते हैं जिसमें शब्दों के अलावा कुछ चित्र, आकृतियां होती हैं, जैसे कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, उसमें कुछ चित्रों के आधार पर जो टेस्ट लिया जाता है। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उसमें कुछ गतिविधियां करवाई जाती है और उन गतिविधियों के आधार पर जो आईक्यू है उसकी गणना की जाती है। जैसे कि भाटिया बैटरी में टेस्ट आता है या अलग से भी वो एक टेस्ट है कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट है, उसमें भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उनको एक फॉर्मेट में बताया जाता है कि किस तरह से करना है। उसके आधार पर जो व्यक्ति है वो उस टेस्ट को परफॉर्म करता है, तो उसमें एक परफॉर्मेंस होती है, उस आधार पर आईक्यू की गणना की जाती है। उसके अलावा जो आईक्यू टेस्ट है उनको कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड में भी क्लासीफाई किया जाता है। कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड टेस्ट जो होते हैं वो कल्चर पे आधारित बनाए गए हैं। मतलब कि अगर कोई आईक्यू टेस्ट है वो यूएस की पॉपुलेशन को आधार बनाकर बनाया गया है, तो वो टेस्ट अगर हम एशिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उस पर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सही रिजल्ट नहीं देगा। वो जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे। इसलिए कल्चर फेयर टेस्ट बनाए जाते हैं जिसपे इस तरह की जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं उनका असर ना पड़े और वो सही रिजल्ट दें। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो आईक्यू टेस्टिंग के पायनियर माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी में आईक्यू टेस्ट डेवलप किया था, वो एसएम मोहसिन को माना जाता है। उसके अलावा सीएच राइस ने भी बिने टेस्ट को उर्दू और पंजाबी में स्टैंडर्डाइज किया था। उसके बाद कई सारे टेस्ट बने हैं, लेकिन शुरुआत में इनके द्वारा जो है आईक्यू टेस्टिंग की भारत में शुरुआत की गई थी। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि आईक्यू टेस्ट क्या होता है, सीए या एमए जो है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है तैथिक आयु तथा मानसिक आयु, उसमें क्या अंतर होता है और किस प्रकार से आईक्यू टेस्टिंग की शुरुआत हुई थी। आशा है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले विषय के साथ अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।